तो पहले आपको ये यूनिट याद होनी चाहिए कि यूनिट किसके लिए कौन सी यूनिट है। देखो यूनिट है एटीएम, बार। हाँ सुचित्रा बिल्कुल सही आंसर। एटीएम, बार, पास्कल, एमएम, सेंटीमीटर, टॉर। ये कोई भी यूनिट दे देंगे तो आप तुरंत समझ जाओगे कि ये हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं प्रेशर की। क्वेश्चन में कभी भी आपको, बहुत क्वेश्चन में आपको कभी भी ये नहीं बोला होगा कि इसका प्रेशर इतना है। वो कहेगा एक गैस है 76 सेंटीमीटर, तो आपको समझना पड़ेगा कि वो आपको जो गिवन है वो प्रेशर गिवन है। यूनिट से आपको पता लगाना है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। पहले ही बता रहा हूं, इसीलिए यूनिट पे फोकस करो, डिफाइन वगैरह कुछ नहीं आती है। डेफिनेशन तो बहुत पुरानी बात हो गई है, डेफिनेशन कभी नहीं पूछी जाएगी। अब बताओ इसमें 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश टॉर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश टॉर। कितने टॉर होंगे 1 सेंटीमीटर में? नहीं, मिस कर गए। हाँ पृथ्वीराज सही आंसर है और रुजुल सही आंसर है। सोचो 1 सेंटीमीटर और टॉर में क्या रिलेशनशिप होगा। नहीं, अदिति मिसिंग कर गए। अनुजा सही आंसर है। नम्राज सही आंसर है। थोड़ा दिमाग लगाओ रे, याद होना चाहिए पूरी तरीके से। तो ये होगा 10। कैसे होगा देखो, फिर से बता देता हूं मैं। अंश गांधी, सुचित्रा सही आंसर। देखो चलो 1 एटीएम इज इक्वल टू, बताओ कितने सेंटीमीटर। 1 एटीएम इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर। एक एटीएम में कितने सेंटीमीटर होंगे? अद्वैत सही है, 60, नम्रा, पृथ्वीराज, अदिति, सुचित्रा सही आंसर। ठीक है, 1 एटीएम में हाउ मेनी सेंटीमीटर्स आर देयर, दैट इज 76। और देखो 1 एटीएम में कितने टॉर होंगे, टॉर। 1 एटीएम इज इक्वल टू कितने टॉर। हाँ अनुजा बिल्कुल सही आंसर। और सिद्धि, आदित्य मयकर, वेरी गुड। तो दैट इज 760। अब खुद ही देख लो, 760 टॉर और ये 76 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर में कितने टॉर हो गए, 10 टॉर हो गए। यहां से देख लो 76 सेंटीमीटर, 760 टॉर। ठीक है, तो आपको यहां से समझ में आ जाएगा कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ देखो, 76 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 760 टॉर। अब क्या होगा, 1 के लिए ये अपॉन में चले जाएगा, तो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 760 अपॉन 76 टॉर। तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 10। ध्यान रखो, ये ऐसे आप कंपेयर कर सकते हो दूसरे को। दूसरे को सेम लाओ और कंपेयर कर दो यहां से, तो आपको इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप पता चल जाएगा कि क्या है। ठीक है, और अगर आपको यहां से क्वेश्चन देखो, ये यूनिट्स हैं जो आपको याद रखनी है। अगर मैंने कहा आपको एटीएम और बार इजी है, ओके। अभी देखो क्वेश्चन आंसर में आपको मौका नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करोगे तो वहां पे फटाफट, क्योंकि आपको इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखो 1 बार, 1 एटीएम इज इक्वल टू डैश बार, बताओ कितने बार होंगे। 1 एटीएम इज इक्वल टू डैश बार। नहीं अंश गांधी मिस कर गए, ये बार है, वो वाला बार मत समझना आप। ठीक है, कोई दुकान में चला गया प्रैक्टिकल, नो। हाँ रुजुल सही आंसर है और अंश गांधी सही है, बाकी मिस कर गया। सोचो जरा, नम्रा सही आंसर है, अदिति सही आंसर। ये याद करना है। देखो अभी रिवीजन आगे भी कई बार होगा, तो उसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। तो इसीलिए हम पहली बार क्या करते हैं, कोर्स को थोड़ा फास्ट चलते हैं। तो ये मत समझना कभी भी, जब हम रिवीजन या प्रैक्टिस क्लास लेंगे तो उसमें बहुत सारी प्रैक्टिस होती है, बस उसमें एक्टिव रहना है। इसका आंसर नहीं, पृथ्वीराज मिस कर गए। दैट इज द आंसर इज 1.013 बार। हाँ सुचित्रा आप सही आंसर है, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है।
तो ये है 1 ATM इज इक्वल टू इतने बार। तो हम अप्रोक्सीमेट कई बार सेम भी मान लेते हैं, बहुत कम डिफरेंस होता है। और अगर मैंने कहा आपको कि ये ATM और ये बार हो गया आपका, अगर क्वेश्चन आ गया आपके पास ATM बार है तो पास्कल 1 ATM इज इक्वल टू डैश पास्कल। पास्कल देखो, पास्कल इसकी कौन सी यूनिट है सर? इसका चार्ट तैयार कर सकते हैं। हाँ, आप तैयार कर सकते हो इसका, मैं आपको वो भेजूंगा, तो आप लोग क्या करो, उसको लिखो। अद्वैत मिस कर गए आप लोग। सोचो जरा। 1 ATM इज इक्वल टू, क्वेश्चन पास्कल में दे दिया और बोलेगा ATM में चेंज करो इसे। कैसे करेंगे हम लोग चेंज? क्वेश्चन क्या हो गया, ATM में दिया और पूछा पास्कल में। हाँ नम्रा, बिल्कुल सही आंसर, वेरी गुड। सिद्धि सही आंसर है। 1 ATM में कितने पास्कल? सुचित्रा बिल्कुल सही आंसर है। और अदिति सही है, अनुजा सही आंसर है, वेरी गुड, बहुत सही दिया है। ताला बोलाबा साठ साठ, अद्वैत लगभग सही आंसर है। तो इसमें क्या होगा, तो ATM इज इक्वल टू क्या होता है, पास्कल। मुझसे सही आंसर है। अंश गांधी मसाला इंटू 10 की पावर। ओके, तो ये होगा 1.013 इंटू 10 की पावर 5। तो कई बार शॉर्ट में 10 की पावर 5 ही लिख देते हैं। स्टेट ऑफ मैटर कब फिनिश होगा? इस वीक चलेगा लास्ट, फाइनली ये वीक आपका खत्म हो जाएगा स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। और आपको आगे का ध्यान रखना है कि आगे के टॉपिक्स बड़े होंगे, थोड़ा फास्ट चलेंगे हम लोग, क्योंकि मैक्सिमम 5 to 6 बड़े टॉपिक हैं जो बड़े बचे हुए हैं बस। तो हमारे पास हर एक वीक में पर डे हम एक टॉपिक को फिनिश करेंगे आगे के। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है इसके पास ATM है, इसमें इसकी SI यूनिट आती है। टोटल कितने चैप्टर है? टोटल हमारे पास इसमें 14 चैप्टर है, 14 चैप्टर। देखो अब इसकी यूनिट जो आती है आपके पास, प्रेशर की मैंने आपको बताया था, प्रेशर में ATM हो गया, बार हो गया है। इसमें बताओ इसकी SI यूनिट क्या होगी? प्रेशर की SI यूनिट, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ प्रेशर? SI मीन्स होता है इंटरनेशनल यूनिट, यानी MKS यूनिट क्या होगी इसकी? प्रेशर की SI यूनिट क्या होती है? हाँ अंश गांधी सही है, अदिति सिद्धि, कई बार वो कहेगा कि आपको क्या बताना है, नम्रा सही आंसर। तो अदिति, अद्वैत, आदित्य महेकर, पृथ्वीराज, हाँ सिस्टम इंटरनेशनल बिल्कुल सही का, ठीक है। तो इंटरनेशनल सिस्टम होता है एक्चुअल में, ये लिखा इससे थोड़ा उल्टा जाता है, लेकिन कोई बता सकता है इसके अलावा? तो इसका आंसर हो जाएगा पास्कल, ठीक है, पास्कल। और या फिर इसको हम कहते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। और अगर उसने कहा इसकी CGS यूनिट बताओ, CGS यूनिट, इसकी CGS यूनिट क्या होगी? CGS यूनिट क्या होगी इसकी? CGS यूनिट, हाँ अद्वैत बिल्कुल सही आंसर। और अंश गांधी मिस कर गए, अदिति सही आंसर है, और बाकी मिस कर गए आप लोग। सिद्धि सही है लगभग, अंश गांधी, नम्रा बिल्कुल सही। इसे कहते हैं डाइंस पर मीटर, डाइंस हो जाएगा पर सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन का आगे होगा डाइन, और मीटर का आगे हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। तो हो जाएगा डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भी हमारा खत्म होता है। प्रेशर का ध्यान रखना, पूरा आपको लिख के याद करना, उसे बार बार प्रैक्टिस करनी है। और लास्ट में टेम्परेचर। टेम्परेचर जनरली आपको किसमें होता है? केल्विन और डिग्री सेल्सियस में गिवन होता है। केल्विन को हम बड़ा T से शो करते हैं और डिग्री सेल्सियस को स्मॉल t से, ठीक है। इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है? अगर मैंने कहा कि 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये केल्विन में कितना आएगा?
25 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में कितना होगा? 25 डिग्री सेल्सियस तो केल्विन में कितना आएगा? हाँ, हंस गांधी बिल्कुल सही है। कैसे करेंगे देखो, कभी भी आपको चेंज करना है तो 273 प्लस करना है, ये इसका फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला है इसका आदित्य मयकर बिल्कुल सही है। तो ये दोनों प्लस करते हुए चले जाने आपने, ठीक है। तो नम्रा सही है, 298 इज द राइट आंसर। हमने क्या करना है, डिग्री सेल्सियस में 273 प्लस करना। और केल्विन स्केल को ही हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक स्केल, यानी जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे वो केवल और केवल केल्विन स्केल में होंगे। डिग्री सेल्सियस में कभी भी मत करना आप लोग, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाए, ठीक है। तो हमारा ये पोर्शन खत्म होता है यहाँ तक। अब आगे का कुछ पॉइंट और रिवाइज करवा के हम क्या करते हैं, पर डे मैंने आपको कहा है 1 बड़े टॉपिक होंगे, तो आपको तैयार रहना। मैं हर बार आपको टॉपिक बता दूंगा कौन सा टॉपिक है जो आपने देखना है थोड़ा सा, जिसको हम आगे पढ़ेंगे तो हमें दिक्कत ना आए, ठीक है। अब इसमें लॉस थे गैस लॉ। गैस लॉ में फर्स्ट था बॉयल्स लॉ, सेकंड है चार्ल्स लॉ, थर्ड इज गैल्यूशैक लॉ, और फोर्थ इज एवोगैड्रो लॉ। अब आपको देखो, चार में सबसे पहले हमें केवल क्या करेंगे, रिलेशनशिप चेक करेंगे कि उसने किसके और किसके बीच में रिलेशनशिप दिया। अब बताओ, बॉयस ने किसके और किसके बीच में रिलेशनशिप बताया था, ये बताओ। बॉयस ने किसके और किसके बीच में रिलेशनशिप बताया था? हाँ, अदिति बिल्कुल सही आंसर है। किसके और किसके बीच में बताया था, बस आपको ये बताना है। आदित्य गवास, अनुजा, वेरी गुड। शॉर्ट फॉर्म भी आप यूज कर सकते हो उसका, नम्रा बिल्कुल सही है। दैट इज प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट, सीधी सही आंसर है। फिर भी टेम्परेचर, हाँ। अब उसने क्या कहा था, देखो मेन हमने 4 पॉइंट में डिस्कस किया था। उसने कौन कौन से, प्रेशर, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम। तो इन्होंने हर एक ने क्या किया था, 2 चीज को कांस्टेंट लिया था और 2 चीज के बीच में वेरिएशन बताई। तो ठीक है, तो इसने बताया था प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप। तो यानी उसने क्या कांस्टेंट किया था, उसने कांस्टेंट किया था टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, दोनों क्या थे, कांस्टेंट थे। तो नंबर ऑफ मोल्स तो हम गैस को अगर हम रखेंगे तो हम कम ज्यादा कर नहीं सकते हैं। जब भी मैंने आपको कहा था हम पिस्टन या ये लेंगे तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स जितने उतने ही रहेंगे। इसमें ये नहीं है कि मैंने कुछ गैस बाहर निकाल दी, कम कर दी, जितने गैस है उसी में प्रोसेस हो रही है। तो इसीलिए नंबर ऑफ मोल्स तो ऑटोमेटिकली कांस्टेंट हो गए और साथ में उसने टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रखा, ठीक है। तो इसने क्या कहा कि टेम्परेचर इसने कांस्टेंट रखा, ये याद रखना आपने। और इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होता है, जिसके बीच में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे, वो कौन सा फॉर्मूला है? अगर पहले प्रेशर था P1 और वॉल्यूम था V1, बाद में आपने यहाँ पे क्या किया, अप्लाई किया प्रेशर को, और प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला दिया उसने? वो कहेगा कि पहले इतना प्रेशर था, बाद में इतना प्रेशर हो गया, और बाद में फिर हमने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम भी चेंज हो गया। आदित्य मयकर बिल्कुल सही है, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में वही फॉर्मूला आपको यूज करना है। आदित्य बिल्कुल सही है। अंश गांधी सही आंसर है, और अनुजा, ये याद करना है किसी भी हालत में, दैट इज P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज, उसने कहा कि जो प्रेशर और वॉल्यूम होता है वो एक दूसरे के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्रेशर वॉल्यूम, अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो पहला पॉइंट ये था। अभी हम उस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, किस पे, ग्राफ, ठीक है। अभी आपको लिखना नहीं है, केवल आप अगर आप चाहो तो इसको देख सकते हो, ये अलग से लिख सकते हो। मेन इसमें ये वाला फॉर्मूला है बस। तो बॉयल्स लॉ का मेन क्या था, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और इसका फॉर्मूला बनता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2।
अब सेकंड इसमें आता है चार्ल्स का, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या होता है, व्हाट इज चार्ल्स लॉ? चार्ल्स लॉ क्या कहता है, अब उसने किस चीज को कांस्टेंट रखा? पहली चीज है चार्ल्स ने किसे कांस्टेंट रखा? बताओ, चार मैंने आपको चीजें दी थी, कौन सी चीज है जिसको चार्ल्स ने कांस्टेंट रखा? चार चीज को याद रखना है। नहीं, हाँ अदिति बिल्कुल सही आंसर है। कौन सी चीज है जिसे चार्ल्स ने कांस्टेंट रखा? ईशा बिल्कुल सही है, अंश गांधी बहुत सही। तो इससे रखा आयु जादव, सही आंसर है। अनुजा सही है। प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स को उसने कांस्टेंट रखा, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स को उसने कांस्टेंट रखा। और उसने क्या देखा? उसने देखा कि नंबरा, सही आंसर। अब उसने मतलब किसमें रिलेशनशिप स्टेब्लिश किया? वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? तो उसने देखा कि जो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर होते हैं, इसे टेम्परेचर नहीं कहेंगे, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ध्यान रखना है, इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर में क्या रिलेशनशिप है? दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और यहां से उसने एक ग्राफ, सॉरी फॉर्मूला निकाला था, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। ठीक है, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और ये चीज आपको याद रखनी है। प्रेशर कांस्टेंट होगा और नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट होते हैं इसमें। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर और V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। तो इसके बाद नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग थर्ड में, गैलुशेक लॉ। गैलुशेक लॉ आता है। गैलुशेक लॉ में क्या था? गैलुशेक लॉ में उसने किसे कांस्टेंट रखा था? गैलुशेक लॉ में किस चीज को कांस्टेंट रखा था गैलुशेक? कोई बता सकता है? गैलुशेक लॉ में उसने किसे कांस्टेंट रखा था? हाँ अदिति सही है, और बाकी मिस कर गए। और सिद्धि सही आंसर है। नम्रा सही आंसर है। आयुष जाधव सही आंसर है, और अनुजा मिस कर गए। उसने किसे कांस्टेंट रखा था? अनुजा बिल्कुल सही आंसर। हाँ ईशा बिल्कुल सही आंसर है। तो गैलुशेक ने किसे कांस्टेंट, देखो चार चीज तो हमने लेनी है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ। तो उसने किसे कांस्टेंट रखा? यहाँ पे नाम ही, हाँ नाम पे ही छुपा हुआ देखो। ठीक है, तो इसमें इसने लिया था वॉल्यूम को कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट लिया था और नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट रहे। अब उसने क्या देखा? प्रेशर और टेम्परेचर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? प्रेशर और वॉल्यूम क्या है एक दूसरे के, डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? ठीक है, तो प्रेशर और वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली बिल्कुल सही है अनुजा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। हाँ पृथ्वीराज सही, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसके लिए भी वही फॉर्मूला आएगा जो किसके लिए था, अभी हमने निकाला था चार्ज के लिए। चार्ज के लिए क्या है? P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। सेम फॉर्मूला आएगा, P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। ठीक है, ये ध्यान रखना इसमें, ये चीज को और ये याद रखना आपने, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में यही आएगा आपके पास। तो ये आपका गैलुसैक लॉ। फोर्थ पॉइंट था एवोगैड्रो लॉ, ये आपने पहले भी पढ़ा था मोल कॉन्सेप्ट में, और अभी भी है एवोगैड्रो लॉ। इसमें इसने किस चीज को कांस्टेंट रखा था? एवोगैड्रो ने किसे कांस्टेंट रखा था? जल्दी से रिप्लाई करो, कांस्टेंट किसे रखा था एवोगैड्रो ने? नो आंसर। एवोगैड्रो ने किस चीज को कांस्टेंट रखा था? हाँ अदिति बिल्कुल सही आंसर। आप लोगों ने इसका मतलब पढ़ा नहीं बिल्कुल भी, थोड़ा सा मिस कर गए, लेकिन और यहाँ से आदित्य मयिक, सिद्धि नहीं, थोड़ा सा मिस कर गए शाह, और इसके अलावा नहीं,
बाकी मिस कर गए आप लोग। एवोगैड्रो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कई बार क्वेश्चन आते हैं। एवोगैड्रो लॉ किसे कहते हैं? सार, थोड़ा सा आंसर सही है, थोड़ा मिस कर गए। हर एक बार देखो उसने दो दो चीजें ली थी। रुजुल नहीं, मिस कर गए। हाँ हाँ सॉरी, सही है आपका आंसर, रुजुल ने सही आंसर दिया। सोचो जरा सा, कौन सी दो चीज है जो इसने क्या ली थी? कांस्टेंट ली थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास। उसने लिया था प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट लिया था। उसने कहा कि प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए हर हमेशा, ये सेम होना चाहिए सबके लिए। प्रेशर और टेम्परेचर सेम होना चाहिए किसी भी कंडीशन में, अगर अदरवाइज ऐसा होगा नहीं। तो बाकी दो चीज बच गए, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। अब इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है? वॉल्यूम, अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए? कम या ज्यादा, यानी डायरेक्टली या इनवर्सली। वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स में क्या रिलेशनशिप होगा? वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स में रिलेशनशिप क्या होगा? हाँ अदिति सही है, और सिद्धि राइट आंसर। वॉल्यूम एंड एन में क्या रिलेशनशिप होगा? आदित्य मयकर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, सुचित्रा नो, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाओगे तो क्या होगा? वॉल्यूम भी ज्यादा हो जाएगा। अगर आपने कोई चीज यहाँ पे ली 1 मोल तो क्या होगा? वॉल्यूम इतना है। अगर आपने उसको बढ़ा के क्या कर दिया, 2 मोल कर दिया, तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा उसका। ये देखो, अगर आपने उसे 2 मोल की जगह पे आप और ले आए, 3 मोल कर दिया, तो वॉल्यूम क्या होगा? और ज्यादा हो जाएगा, 3 मोल। तो जितना आपने नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाओगे, जितने आदमी ज्यादा बढ़ाओगे, क्या होगा? ज्यादा एरिया कवर करेंगे, वो ज्यादा एरिया कवर करेंगे यानी वॉल्यूम बढ़ेगा। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स। यानी उसने कहा था कि अगर नंबर ऑफ मोल्स सेम होंगे तो वॉल्यूम भी किसी भी गैस का क्या होगा? सेम होगा। हर एक गैस का, अगर मैंने कहा 1 मोल वॉल्यूम है, 1 मोल वॉल्यूम है किसी भी गैस का, सॉरी 1 मोल गैस है, तो उसका वॉल्यूम भी सेम होगा, चाहे वो कोई भी गैस हो, ए टू जेड कोई भी गैस हो। अगर आपने टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखा है, तो अगर आपने 1 मोल गैस ली है तो उसका वॉल्यूम भी सेम होगा, चाहे आपने कोई भी गैस रख दी दुनिया की। चाहे आपने SO2 रख दिया, CO2 रख लिया, कोई भी गैस रख दिया आपने, ऑक्सीजन रख दिया, नाइट्रोजन रख दिया, हाइड्रोजन रख दिया, कोई भी गैस रखी दुनिया की, अगर आपने 1 मोल क्या लिया है? गैस लिया है, इनमें से कोई भी गैस, तो उसका वॉल्यूम भी सेम होगा अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है। तो दैट इज कॉल्ड एवोगैड्रो लॉ। ठीक है, तो ये समझ में आया यहाँ तक सबको? एक बार थोड़ा रिवाइज करना है क्योंकि आगे बड़े टॉपिक आने वाले, आगे अब थोड़े कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। अगर आपने पहले का याद नहीं किया तो पीछे आपको थोड़ा मुश्किल होगी, क्योंकि ये आने वाले अब जो 5 to 6 बड़े टॉपिक हैं वो इम्पोर्टेंट भी हैं और लेंथी भी हैं। अगर प्रीवियस नॉलेज नहीं है जिसको, या उसने अच्छा नहीं पढ़ा हुआ है, तो उसे दिक्कत आएगी समझने में। इसीलिए मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए वो, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगी उसमें। ठीक है, तो अब आपको ध्यान रखना है कि अगर मैंने कहा किसी भी जो प्रोसेस होती है, अगर उसमें टेम्परेचर सेम होता है तो उसके लिए एक नाम दिया था। क्या नाम था? अगर टेम्परेचर सेम होगा तो उसके लिए कौन सी प्रोसेस बोलेंगे? किसी को याद है तो बता सकता है। अगर मैंने कहा टेम्परेचर सेम हो गया तो उसके लिए हम कौन सी प्रोसेस कहते हैं? हाँ अंश गांधी बिल्कुल सही है। नहीं, एक स्पेशल नाम आता है पृथ्वीराज, सोचो जरा सा। अगर क्वेश्चन आ गया कि टेम्परेचर सेम है, हाँ इसको बिल्कुल सही कहा अंश गांधी। थोड़ा सा किसी को याद हो, इसे कहते हैं आइसोथर्मल। ध्यान रखना, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल, अगर टेम्परेचर सेम हो दैट इज कॉल्ड आइसोथर्मल। अगर यहाँ पे मैंने कहा वॉल्यूम सेम कर दिया, वॉल्यूम सेम होगा तो उसका एक स्पेशल नाम है, सोचो किसी को याद हो तो। हाँ अदिति बिल्कुल सही है, क्योंकि वो कहेगा बताओ कि जो आपका बॉयल्स लॉ है वो कौन सी प्रोसेस है, तो उसमें 4 नाम लिखे होंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ध्यान रखना, ऐसी हर एक के लिए, तो अगर वॉल्यूम सेम होगा तो उसके लिए एक स्पेशल नेम है।
और किसी को पता है, याद है? ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, मतलब छोटी छोटी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। नो वन, तो दैट इज कॉल्ड आइसोकोरिक। याद करो इसे, अभी तभी क्या करते हैं हम लोग, रिवीजन करते हैं। नेक्स्ट इज, अगर प्रेशर कांस्टेंट हो, सेम हो, प्रेशर कांस्टेंट होगा तो इसके लिए एक स्पेशल नेम है, कोई बता सकता है? देखो, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होता है दैट इज कॉल्ड आइसोथर्मल। हाँ, कोर, बिल्कुल सही कहा, कोरिक। और पृथ्वीराज, आइसो तो आएगा, इसके आगे क्या आएगा बताओ? आइसो मतलब तो सेम होता ही होता है। प्रेशर के लिए क्या वर्ड आएगा यहाँ पे? आइसो तो सबके लिए आएगा, आइसो मतलब सेम, लेकिन उसके आगे क्या वर्ड आएगा? हाँ, अदिति, बिल्कुल सही कहा। और अंश गांधी, वो वाला बार, हाँ बिल्कुल सही कहा। दूसरे बार में मत पहुंच जाना गलती से भी। हाँ, सिद्धि, बिल्कुल सही आंसर है। रुजुल, बिल्कुल सही है। इसे याद करो, बिल्कुल भी छोटे छोटे टर्म्स दे देगा वो, रुजुल और अनुजा, सूर्यवंशी, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो दैट इज आइसोबैरिक। आइसोबैरिक, आइसोबैरिक, ये है आइसोकोरिक, ये है आपका आइसोथर्मल। अब एक चीज और बताओ कि अगर मैंने कहा यहाँ पे एसटीपी, एसटीपी, इसका मतलब होता है, इससे एक और वर्ड कहते हैं एनटीपी। एनटीपी, ये बहुत बार आएगा आपके पास, एसटीपी, एनटीपी, बहुत बार। तो इसमें बताओ कि एसटी क्या है, एसटी की वैल्यू कितनी होती है? एसटी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना लोगे? वाह वाह वाह, अंश गांधी, रुजुल ने सही आंसर दिया, और सिद्धि सही है लगभग, अदिति, बाकी मिस कर गए आप लोग, देखो। हाँ, सही कहा अंश आपने। बाकी प्रसाद सही आंसर है, और ईशा सही आंसर है, बाकी मिस कर गया आप लोग। देखो, ये टिप्स में होनी चाहिए चीज, नहीं तो फिर आप लोग आगे की चीज मिस कर दो, फिर आप कहोगे हमें आगे की चीज नहीं आई समझ में। तो लॉजिक क्या है कि पीछे की चीज आप लोगों ने मिसिंग की, अच्छा नहीं पढ़ा हुआ है। आज पूरा पढ़ोगे आप लोग। 273 केल्विन, हाँ ईशा, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर दैट इज 273 केल्विन। और अब आता है स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होगा? स्टैंडर्ड प्रेशर, स्टैंडर्ड प्रेशर कितना लेंगे हम? सिद्धि, बिल्कुल सही आंसर है। ये याद करो किसी भी हालत में, देखो इसको हम 0 डिग्री भी कह सकते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन क्वेश्चन आप इसमें ही करोगे। ईशा, बिल्कुल सही आंसर है। इसे याद करना है किसी भी, हाँ, एनी टाइम मनी, बिल्कुल सही, आप निकाल लो जाके, आप जैसे आप जाओगे बाहर से निकाल के ले आओ, ठीक है। बस फर्क ये होना चाहिए कि उसमें पैसे होने चाहिए आपके एटीएम में। और इसके अलावा एसपी, हाँ पृथ्वीराज, अदिति, बिल्कुल सही है। याद करो इससे, देखो बिना याद करे नहीं होता, ये कुछ लर्निंग पोर्शन है। 1 एटीएम, इसको अगर सेंटीमीटर में लिखेंगे, 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी, या 760 टॉर। याद करना है इसे, किसी भी हालत में एसटीपी लिखा होगा तो आप समझ जाओगे टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए, ठीक है। और यहां से हम लोग एक आइडियल गैस के लिए इक्वेशन निकालें। आइडियल गैस इक्वेशन को हम निकालेंगे यहां से। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? आइडियल गैस इक्वेशन जो तीनों का मिक्सचर होता है, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। अब यहां से क्या होता है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे इसकी चीजें थोड़ी टफ होती जाएंगी। इसके आगे की चीजें आसान नहीं है, मतलब समझने में आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए आपको पहले की चीज को बहुत अच्छी तरह से पढ़ो, आप लोग समझ के पढ़ना है, ताकि आपको दिक्कत ही ना आए। आइडियल गैस इक्वेशन कोई बता सकता है क्या है? फाइनल जो हमने तीनों को निकाला था मिला के, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी? दैट इज पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, हाँ अदिति बिल्कुल सही है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ आज आपने पढ़ना है, और मैं टॉपिक आज बताऊंगा आपको,
कल से आपने बिल्कुल इस टॉपिक को पढ़ के आना है ताकि मुझे समझाने में दिक्कत ना आए, आपको समझने में भी दिक्कत ना आए। तो पहला इसमें पीवी इक्वल टू एनआरटी, और एन यहाँ पे हम लेते हैं 1 मोल आइडियल गैस के लिए, तो हो जाता है पीवी इक्वल टू आरटी, पहली चीज। दूसरा एक और फॉर्मूला आता है इसमें, वो है P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। अगर आपको दो अलग अलग सिचुएशन दी होती है, हाँ पृथ्वीराज सही आंसर है, तो उसके लिए ध्यान रखना P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। अगर आपको सारी चीज दे दी, कोई कांस्टेंट नहीं रखा है उसने, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो। हाँ, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑटोमेटिकली कांस्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जो गैस है हम वही लेते हैं। ठीक है, बाकी आपको सारी सिचुएशन दी होती है और उसमें कोई भी चीज कांस्टेंट दी नहीं है। जैसे उसने कहा ये पिस्टन है और यहाँ पे प्रेशर दे दिया P1, वॉल्यूम दे दिया V1 और टेम्परेचर दे दिया T1, तो गैस जितनी उतनी रहेगी। अगर मैंने कहा मैंने प्रेशर बढ़ा दिया और यहाँ तक ले आया, तो क्या होगा, प्रेशर भी चेंज हो गया P2, वॉल्यूम भी चेंज हो गया V2, टेम्परेचर भी चेंज हो गया T2। तो समझ जाओ आपकी नंबर ऑफ मोल्स तो सेम ही रहेंगे, क्योंकि गैस तो वही है, आपने केवल क्या किया, उसे प्रेशर लगाया। तो इस कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो दैट इज P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। तो ये याद रखना आपने कि जब भी ऐसी कंडीशन आएगी, बहुत सारी अलग अलग है, जिसमें आपको कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं दी होगी, तो आपको समझ जाना हम इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। दिस इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। अब इस आइडियल गैस इक्वेशन से हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि आइडियल गैस इज इमेजनरी गैस, आइडियल गैस कोई गैस होती नहीं है, दिस इज इमेजनरी। ये हम लोगों की सोच है, हम लोगों ने अपनी तरफ से बनाया है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो अब हम आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ते रियल गैस की। ठीक है, तो यहां से चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। केवल हम लोग पहले पढ़ रहे थे कि होना क्या चाहिए आपके पास और हुआ क्या। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था नेक्स्ट, तो ध्यान रखना आइडियल गैस इज इमेजनरी, ये होती नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे इसमें रियल गैस के बारे में। फिर हमने पढ़ा था डॉल्टन्स लॉ। पहले हमने पढ़ा था डेंसिटी और आइडियल गैस में रिलेशनशिप क्या होता है, डेंसिटी और आइडियल गैस में रिलेशनशिप। ठीक है, डेंसिटी और आइडियल गैस में क्या रिलेशनशिप होता है, यहां से निकाला था पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू होता है वेट अपॉन वॉल्यूम, इसको यहां से कन्वर्ट कर दिया था। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है वेट अपॉन मोलर मास, आरटी, और ये है पीवी। तो कभी भी डेंसिटी दिया होगा तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, ये वी अपॉन में जाएगा तो ये जाएगा पी इक्वल टू डी आर टी अपॉन एन। तो ये ध्यान रखना है कि ये अगर डेंसिटी का फॉर्मूला आएगा तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। आइडियल गैस के लिए ध्यान रखना, डेंसिटी के लिए हमने हर हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपने गलती से ये वाला फॉर्मूला यूज किया तो गलत हो जाएगा। कभी भी ध्यान रखो, अगर आइडियल गैस आ गया और डेंसिटी पूछा है तो ये वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा, डेंसिटी के लिए ये वाला फॉर्मूला चलेगा। आइडियल गैस के लिए डेंसिटी का ध्यान रख लो, कई बार कह रहा हूं मैं आपको, ये वाला फॉर्मूला नहीं होगा उसके लिए, डेंसिटी के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो डेंसिटी को आप यहां से कन्वर्ट कर लो, तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डेंसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा पी एम अपॉन आर टी। तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। मैंने कहा आइडियल गैस की डेंसिटी, तो आप समझ जाओगे यहाँ ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। जो आपने ये वाला लगाया, ये आप हर बार यूज करते हो क्योंकि आप हैबिचुअल हो चुके हो, तो ये होगा, तो जैसे ये लिखोगे क्रॉस कर देंगे। ठीक है, इसके लिए ध्यान रखना ये वाला फॉर्मूला यूज होगा फॉर आइडियल गैस ऑलवेज। तो सेकंड है, आपको ध्यान रखना है पी एम अपॉन आर टी। अब आपको बताओ वेपर डेंसिटी और मोलर मास में क्या रिलेशनशिप है, वेपर डेंसिटी एंड मोलर मास। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, या वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, मोलर मास का क्या मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय क्या होगा। हाँ अदिति बिल्कुल सही है, और अंश गांधी सही है। आपने इंपिरिकल फॉर्मूला में भी किया था, अनुजा बिल्कुल सही है। ये ध्यान रखो, आपने इंपिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में भी क्वेश्चन किया हुआ है। ईशा सही है, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई बाय क्या होगा या डिवाइडेड बाय क्या आएगा। हाँ आदित्य मयकर, तो
वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन 2, या फिर मोलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये याद करना है फॉर्मूले को किसी भी हालत में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो, लास्ट मैंने आपको बताया था काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बहुत सारे पोस्टुलेट बताए थे, वो आपने पढ़ना है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट बताए थे। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस, तो जनरली ये पूरे जो वैलिड होते हैं वो किसके लिए होते हैं? दो ऑप्शन है आपके पास, आइडियल गैस या रियल गैस या बोथ। ये जो काइनेटिक थ्योरी दी हुई थी वो किसके लिए दी हुई थी? 100% किस पे ऑपरेट होती है? हाँ, आदित्य मयेकर, आदित्य आयुष जादव, बिल्कुल सही है। तो ऐसे आपको एक्स्ट्रा मैं आपकी क्लास लूंगा जब आपको क्विज क्वेश्चन होंगे, यानी आपको पढ़ना है, क्विज में तुरंत आंसर देना। नो ईशा, थोड़ा मिस कर गए। सोचो जरा सा, जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी थी आपकी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, किसके लिए वैलिड है? सार्थ सही है, पृथ्वीराज सही है, याद करना है इसे, देखो पूरा। और सार्थ, अनुजा बिल्कुल सही आंसर है। दैट इज आइडियल गैस। इट इज 100% वैलिड फॉर आइडियल गैस। 100% वैलिड है आइडियल गैस के। कुछ पोस्टुलेट इसके रियल गैस से मिलते हैं, लेकिन सारे नहीं मिलते। कौन कौन से नहीं मिलते हम उसे आगे डिस्कस करेंगे, बस वही आगे आगे हम रियल गैस में आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो, आपको यहां से हम लोग क्या करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक अब आगे आते जाएंगे, उसको आपने ध्यान रखना है कि इसमें हम लोग क्या क्या चीजें यूज करेंगे, कौन कौन सी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। अब तो जो काइनेटिक थ्योरी थी, इसमें हम लोगों ने क्या किया था, जो चीजें पढ़ी थी अब हम यहाँ से डिराइव करेंगे दो चीज को कौन कौन सी डिराइव करेंगे? फर्स्ट हम डिराइव करेंगे यहाँ पे पी वी इज इक्वल टू 1/3, पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम एन वी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। इससे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम लोग ये वाला फॉर्मूला कल, ध्यान रखना, ये याद रखना, वैसे फॉर्मूला ही मेन होता है, डेरिवेशन पूछा नहीं जाता आपसे, ठीक है। तो पी वी इज इक्वल टू अभी हमने पढ़ा था एन आर टी, वहां से हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देंगे और हम ये पढ़ेंगे, अगर आपको ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम लोग पढ़ेंगे 1/3 एम एन वी स्क्वायर। एक और आता है इसमें काइनेटिक थ्योरी पे। काइनेटिक थ्योरी के लिए क्या होगा? यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी के लिए हो जाता है 3/2 आर टी, 3/2 आर टी। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस सर लेस देन 1 मिनट, ओके। तो तभी मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ, 3/2 आर टी। ये वाला फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे कल, ध्यान रखना। इसके आगे का टॉपिक है, आप लोग एक बार पढ़ के आ जाओ, तभी आपको दिक्कत नहीं आएगी समझने में। काइनेटिक पेज नंबर देखो 157 पेज है, एक बार आप पढ़ के आओगे, क्योंकि थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसलिए मैंने आपको कराया नहीं आज, क्योंकि ये रिलेटेड है पहले वाले से। तो आपका काम क्या होगा? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के सारे पोस्टुलेट पढ़ने हैं, फिर आपको ये डिराइव करना है। आप कैसे डिराइव करेंगे एक बार आप देखो इससे। दूसरा हमने ये वाला फॉर्मूला डिराइव करना है, पढ़ो आप।